हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट के अंतर्गत स्वराज पर बाल गंगाधर तिलक जी के क्या विचार हैं, इसको आज की इस वीडियो में हम काफ़ी अच्छे से कवर करेंगे। देखिए दोस्तों, सारी बातें आपके सिलेबस के अनुसार की जाएंगी, बस आप वीडियो को पूरा देखना ताकि सारी बातें आप सही से समझ सकें। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखिए, बाल गंगाधर तिलक और स्वराज, मतलब स्वराज के बारे में बाल गंगाधर तिलक जी ने क्या बातें कही हैं, उन्होंने जिस स्वराज की बात की उसका क्या अर्थ है, यहाँ पे ये सारी बातें हम काफ़ी डिटेल में समझेंगे। तो देखिए, तिलक का स्वराज का क्या था। बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। देखिए दोस्तों, तिलक जी ने स्पष्ट तौर पर जोरदार तरीके से कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। स्वराज का अर्थ क्या है? तो देखिए, स्वराज में एक बात मतलब एक बात बिल्कुल शामिल है, वो ये है कि अपने देश को स्वतंत्र कराना। तिलक जी जिस समय स्वराज की बात कर रहे हैं, अगर आप उस टाइम को देखें तो वो टाइम मतलब उस समय क्या था, तो उस समय भारत ब्रिटिश के अधीन था। ठीक है, ब्रिटिश शासन के अधीन था भारत उस समय। तो इसमें एक बात तो बिल्कुल मतलब शामिल थी कि अंग्रेज़ों से भारत को स्वतंत्र कराना है, तो ये स्वराज है, ये बात तो इसमें शामिल थी। लेकिन तिलक जी ने इसमें कई सारी बातें इसमें मतलब बताई हैं कि स्वराज का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि हम अंग्रेज़ों से मुक्ति पा लें, सिर्फ इतना नहीं है, काफ़ी डिटेल में बताया है तिलक जी ने। तो यहाँ पे देखिए, नॉर्मली अगर हम शाब्दिक रूप से बात करें तो स्वराज का मतलब दोस्तों हम स्वतंत्रता ही समझते हैं। कई बार स्वतंत्रता के पर्यायवाची के रूप में हम स्वराज का अर्थ समझते हैं, और लगभग आप ऐसा इसे समझ भी सकते हैं। लेकिन तिलक जी हो गए, गांधी जी हो गए, तो इन्होंने काफ़ी अच्छे से स्वराज के मतलब को काफ़ी डिटेल में समझाया है। इन्होंने स्वराज की बात की है कि स्वराज होना चाहिए, तो स्वराज कैसा होना चाहिए उसमें इन्होंने अपने विचार भी शामिल किए हैं। तो तिलक जी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अभी। तो देखिए, अभी हम स्वराज के शब्द को समझें तो स्वराज का अर्थ यही है कि जनता का अपना शासन, यानी ऐसा शासन जो जनता हर व्यक्ति को अपना लगे। जनता का अपना शासन, यही क्या है? स्वराज। ठीक है, अब देखिए, इसका मतलब सिर्फ अंग्रेज़ों से मुक्ति नहीं था, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था, जनता की अंतिम सत्ता और राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक आज़ादी, ये बात भी स्वराज में शामिल है। मतलब तिलक जी ने स्वराज की बात की, लेकिन इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं था कि भारत को अंग्रेज़ों से मुक्ति मिल जाए। ठीक है, सिर्फ इतना ही स्वराज का मतलब नहीं था। स्वराज में और भी बातें शामिल थी, जैसे कि शामिल है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था, तिलक जी के अनुसार कि हमें स्वतंत्रता पानी है, हमें अंग्रेज़ों से मुक्त कराना है अपने देश को, लेकिन साथ में हमें अपने देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करनी है। ठीक है, और जो सत्ता होगी, जो सरकार है, सरकार के पास जो शक्ति है, जो सत्ता है, ठीक है, वो मतलब सत्ता जनता के पास होगी। सत्ता का अंतिम स्रोत कौन होगा? वो जनता होगी। ठीक है, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक आज़ादी भी होगी। मतलब सिर्फ राजनीतिक आज़ादी नहीं होगी, मतलब सामाजिक आज़ादी भी होगी। मतलब किसी भी व्यक्ति के साथ समाज में भेदभाव ना किया जाए किसी आधार पर, चाहे वो जाति के आधार पर हो, चाहे वो वर्ग के आधार पर, चाहे रंग के आधार पर, चाहे धर्म के आधार पर, तो किसी के साथ भेदभाव ना हो। तो सामाजिक आज़ादी और आर्थिक आज़ादी, मतलब व्यक्ति अपना आर्थिक विकास कर पाए, ऐसा माहौल दिया जाएगा व्यक्ति को। सरकार जो गरीब व्यक्ति है उसकी मदद करेगी। ठीक है, तो ये बात इसमें शामिल है। तो स्वराज का मतलब आपको समझ में आ गया कि तिलक जी के स्वराज का क्या मतलब है। बहुत शॉर्ट में यहाँ पे आपको समझाया गया। लेकिन यहाँ पे तब भी आप ध्यान रखना, तिलक जी का स्पष्ट तौर पर मानना था कि जब तक भारत पर विदेशी शासन रहेगा, तब तक देश का असली विकास संभव नहीं। तो यहाँ पे अभी दोस्तों आपको ये बात समझ में आई होंगी। अब यहाँ पे हम बात करें तिलक की सोच और योगदान। देखिए, बाल गंगाधर तिलक को उग्र राष्ट्रवादी नेता कहा जाता है। वे ब्रिटिश शासन को भारत की सबसे बड़ी समस्या मानते थे। उनका मानना था कि केवल याचिका और निवेदन से आज़ादी नहीं मिलेगी, इसलिए दृढ़ और साहसी आंदोलन जरूरी है। देखिए दोस्तों, तिलक जी का स्पष्ट तौर पर मानना था कि केवल याचिका और निवेदन से आज़ादी नहीं मिलेगी। मतलब जब हम कांग्रेस के गठन को देखते हैं दोस्तों, जब कांग्रेस का गठन हुआ था, कांग्रेस पार्टी की स्थापना होती है, फिर जो शुरुआती जो नेता हमें दिखाई देते हैं वो नरमपंथी नेता हमें दिखाई देते हैं, जो मतलब वो ये प्रयास करते थे याचिका के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, या जो संवैधानिक तरीके हैं उसके द्वारा अंग्रेजी सरकार का विरोध किया जाए, या कोई बदलाव करवाना है तो उसके लिए प्रार्थना पत्र या याचिका दायर की जाए अंग्रेज़ों से। एक तरह से आप यूँ कह सकते हो कि वो संवैधानिक तरीके से बदलाव करने के लिए अंग्रेज़ों से कहते थे। या ये मतलब जो नरमपंथी दल के नेता थे, उनका ये प्रयास था कि जो संवैधानिक तरीके हैं उसके द्वारा अंग्रेज़ों का अगर विरोध करना है तो उसी के
संवैधानिक तरीकों के द्वारा ही किया जाए। अगर हमें समाज मतलब कोई कानून किसी कानून में बदलाव करवाना है, कोई नया कानून बनवाना है, ठीक है, अपने अधिकारों की मांग करनी है, तो संवैधानिक तरीकों से की जाए। ये जो नरमपंथी दल के नेता थे उनका ऐसा मानना था। लेकिन जो बाल गंगाधर तिलक जी हैं, तो इनका मानना था कि आज़ादी इससे याचिका और निवेदन से नहीं मिलेगी, इसलिए दृढ़ और साहसी आंदोलन जरूरी है, मतलब तेज आंदोलन करना जरूरी है। ठीक है, वे हिंसा का समर्थन नहीं करते थे, लेकिन तिलक जी हिंसा का समर्थन नहीं करते थे, लेकिन लोगों को स्वदेशी अपनाने, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने और स्वराज की मांग तेज करने के लिए प्रेरित करते थे। उनके भाषण और लेखों ने देश में स्वतंत्रता के लिए आत्मविश्वास पैदा किया। स्वराज की परिभाषा। सत्ता जनता के हाथों में होनी चाहिए, ना कि अधिकारियों के। स्वराज का अर्थ है अपनी व्यवस्था अपने हाथ में रखना। मतलब उनके अनुसार स्वराज का अर्थ क्या है कि सत्ता जनता के हाथों में होनी चाहिए, सत्ता का जो स्रोत है वो जनता होगी। ठीक है, राजनीतिक स्वतंत्रता के बिना व्यक्ति और राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता। मतलब ये बात भी यहाँ पे बताई उन्होंने कि राजनीतिक स्वतंत्रता बहुत ज़रूरी है। मतलब देश आज़ाद हो, देश स्वतंत्र हो, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। और व्यक्ति के पास भी राजनीतिक अधिकार हो, जैसे कि व्यक्ति के पास वोट डालने का अधिकार हो, अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार हो। ठीक है, राजनीतिक रूप से जो अधिकार आवश्यक हैं राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए, तो वो अधिकार व्यक्ति के पास हो। चुनाव पर खड़े होने का अधिकार हो व्यक्ति के पास, तो ये उन्होंने बताया। जैसे व्यक्ति के लिए मोक्ष अंतिम लक्ष्य है, वैसे ही राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता अंतिम लक्ष्य है। मतलब उन्होंने ये कहा कि जैसे व्यक्ति के लिए मोक्ष अंतिम लक्ष्य है, वैसे ही राष्ट्र को स्वतंत्र कराना मतलब बहुत ज़रूरी है। और राष्ट्र का भी एक तरह से यही लक्ष्य है कि वो स्वतंत्र हो। मतलब आप ये कह सकते हैं दोस्तों कि तिलक जी ने स्वराज के अंतर्गत कई सारी बातें की, ठीक है, लेकिन उन्होंने तब भी ये बात बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रखी कि देश को स्वतंत्र कराना है, क्योंकि उस समय जो हम मतलब उस समय भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। तो इसलिए उन्होंने ये कहा कि अगर हमें अपना विकास करना है तो हमें अपने देश को स्वतंत्र करवाना होगा। 1916 में बाल गंगाधर तिलक जी ने होम रूल लीग शुरू की। इसका उद्देश्य था भारत में स्वशासन की मांग को हर गांव और शहर तक पहुंचाना। लीग ने होम रूल लीग ने जनता में राजनीतिक जागरूकता फैलाई और स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा दी। 4 सूत्री कार्यक्रम। देखिए दोस्तों, उन्होंने 4 सूत्री मतलब देखिए स्वराज, देखिए बाल गंगाधर तिलक जी ने स्वराज की मांग की कि अपने शासन की उन्होंने मांग की। स्वदेशी की बात की कि देश की जो वस्तुएं हैं, देश के अंदर जो वस्तुएं बन रही हैं, जो देशी वस्तुएं हैं, तो उसका उपयोग हो, इसकी बात उन्होंने की। उन्होंने विदेशी वस्तुओं के त्याग यानी कि बहिष्कार की बात की कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए। और राष्ट्रीय शिक्षा की बात की उन्होंने कि भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा होनी चाहिए। तो आई होप यहाँ पे ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो ये सारी मतलब हमने बातें समझी। और भी बातें हैं दोस्तों, जब आप और छोटे टॉपिक्स छोटे टॉपिक्स हैं उनको समझ लेंगे तो यहाँ पे और बातें आपको और अच्छे से स्पष्ट हो जाएंगी। देखिए, तिलक के विचारों की खास बातें हैं। उन्होंने हिंदू शास्त्रों से स्वराज शब्द लिया, ठीक है, वैदिक शब्द स्वराज्यम से उन्होंने स्वराज शब्द लिया। वे मानते थे कि असली स्वराज तब होगा जब शासन जनता के अपने हाथ में होगा। ब्रिटिश शासन ने भारतीयों की स्वतंत्रता की भावना और आत्मबल को दबा दिया। उनका मानना था कि ब्रिटिश शासन ने भारतीयों की स्वतंत्रता की जो भावना है, आत्मबल की जो भावना है, इसको दबाया है। इसलिए ज़रूरी है कि भारतीय फिर से आत्मबल और आत्मनिर्भरता प्राप्त करें। अब दोस्तों यहाँ पे हम समझ रहे हैं तिलक, बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा। मतलब तिलक जी ने स्वराज की दिशा में कार्य करते हुए बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा पर अपने जो विचार दिए, अपने जो कार्यक्रम किए, ठीक है, मतलब जो योगदान दिया, तो हम यहाँ पे इसको समझ रहे हैं। तो देखिए, बहिष्कार की तकनीक। तिलक ने बहिष्कार को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की बात कही। इसके पीछे कई कारण थे। पहले मैं एक बार रीड करके आपको बताता हूँ, फिर अच्छे से समझाऊंगा। स्वदेशी आंदोलन को सफल बनाना। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के बिना स्वदेशी पूरा नहीं हो सकता था। दमनकारी अंग्रेजी सरकार का विरोध करना। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात को समझिए। देखिए, स्वराज की तिलक जी ने बात की, लेकिन स्वराज को प्राप्त भी तो करना है। तो इसके लिए उन्होंने जो बहिष्कार की तकनीक है, इसके इस्तेमाल की उन्होंने बात की। ठीक है, आखिर बहिष्कार की तकनीक को अपनाने के मतलब उन्होंने यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि तिलक जी ने आखिर क्यों बहिष्कार को एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की बात की। तो इसके पीछे कई सारे कारण थे। देखिए, स्वदेशी आंदोलन को सफल बनाना। मतलब स्वदेशी आंदोलन चलाया जा रहा था कि जो देशी वस्तुएं हैं, ठीक है, तो उनको अपनाया जाए, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया जाए। ठीक है, अगर हमें इस चीज़ को मतलब
स्वदेशी आंदोलन को सफल बनाना है तो इसमें बहिष्कार की जो तकनीक है वो ज़्यादा ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकती है कि जैसे कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए तो स्वदेशी वस्तुएं लोग अपनाएंगे, तो इससे स्वदेशी आंदोलन भी सफल होगा। तो इसलिए बहिष्कार की तकनीक को अपनाने की बात की गई। इसके साथ ही दमनकारी अंग्रेजी शासन का विरोध, तो बहिष्कार करना एक अच्छा राजनीतिक तरीका था जिसके द्वारा अंग्रेजी सरकार का विरोध किया जा सकता था, कुछ करों का बोझ कम करने और नौकरशाही पर दबाव बनाने के लिए, ठीक है, हिंसा से बचने के लिए। अब देखिए, अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करना संभव नहीं था, इसलिए शांतिपूर्ण पर असरदार तरीका चुना। मतलब बहिष्कार को एक राजनीतिक तरीके के रूप में अपनाने से ये भी था कि हिंसा से बचने का भी एक तरीका था कि अंग्रेज़ों का विरोध भी हो जाएगा और हिंसा से भी बचा जा सकता है। जन आंदोलन खड़ा करना, ताकि जनता बड़ी संख्या में अंग्रेजी शासन के खिलाफ खड़ी हो सके, तो इसलिए भी बहिष्कार की तकनीक को अपनाने की बात की गई। तिलक जी ने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करने और स्वदेशी कपड़ों का प्रयोग करने का आह्वान किया। बहिष्कार उनके लिए केवल आर्थिक कदम नहीं था, बल्कि राजनीतिक, राष्ट्रवाद और लोकतांत्रिक आंदोलन का भी प्रतीक था। तो दोस्तों, यहाँ पे ये बात आपको समझ में आई होगी। बहुत ही आसान शब्दों में सारी बातें लिखी हैं, ये बातें आपको समझ में आई होंगी। तो यहाँ पे अभी हमने बहिष्कार और स्वदेशी को यहाँ पे हमने समझा। अब देखिए दोस्तों, तिलक जी ने राष्ट्रीय शिक्षा की भी बात की कि तिलक जी का मानना था कि अंग्रेज़ों द्वारा दी जा रही शिक्षा भारत की सभ्यता और संस्कृति के लिए हानिकारक थी। उनका मानना था कि जो अंग्रेज़ों के द्वारा जो एजुकेशन दी जा रही है, जो शिक्षा व्यवस्था की गई है अंग्रेज़ों के द्वारा, वो भारत की सभ्यता और संस्कृति के लिए हानिकारक थी। उनका मानना था कि पाश्चात्य शिक्षा जो वेस्टर्न एजुकेशन है, वो भारतीय युवाओं को अपनी जड़ों से अपनी संस्कृति से दूर कर रही है। इसलिए तिलक जी ने कहा, शिक्षा आत्मनिर्भर और भारतीय संस्कृति पर आधारित होनी चाहिए। राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेज खोले जाएं। शिक्षा का मकसद सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा 20वीं सदी के भारत में राष्ट्रवादियों का महत्वपूर्ण कार्यक्रम बन गया। तो दोस्तों, तिलक जी ने राष्ट्रीय शिक्षा की भी बात की, राष्ट्रीय शिक्षा से संबंधित भी अपने विचार सामने रखे। तो दोस्तों, अभी यहाँ पर हमने तिलक जी के स्वराज से संबंधित विचार को काफ़ी अच्छे से समझा। आई होप दोस्तों, यहाँ पर आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।